हम लोगों ने हमारा ये यूनिट 6 पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग इसकी फटाफट रिवीजन पूरी कर लेंगे। ओके, वैसे तो रिवीजन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी की है और छोटा सा यूनिट है, तो एज सच वैसे भी देखा जाए तो रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल हमारी मेथड है तो हम लोग करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और ये था सेक्शन 31 के अंदर। तो सेक्शन 31 क्या बोलता है बच्चों? अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने या कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोई इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड कोई इवेंट है, वो डज और डज नॉट हैपन मतलब वो हैपन होगा या नहीं होगा, तो उस पर वो डिपेंड होगा। अगर मैं आपको खुले खुले वर्ड्स में बोलूँ तो भाई जो आपका इंश्योरेंस होता है, इंडेमनिटी होता है, गारंटी होता है, अब ये मैंने वीडियो में पूरा डिटेल में बताया भी था। तो ये जो अग्रीमेंट है ये आपके या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल्स रहेंगे। ठीक है, फिर हमको कोलैटरल इवेंट का मतलब नहीं पता था, तो ये पॉलक एंड मुल्ला, ओके, तो इन्होंने डिफाइन किया था प्रॉपरली किसको? कोलैटरल इवेंट को। तो इन्होंने क्या बोला कोलैटरल इवेंट के बारे में? एन इवेंट विच इज नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस, ये ना ही कोई परफॉर्मेंस है जो डायरेक्टली प्रॉमिस करी आपने, नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, और ना ही किसी प्रॉमिस के लिए ये कंसिडरेशन होगी, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? कोलैटरल इवेंट। मतलब ये ऐसा इवेंट नहीं होता जो हमको परफॉर्म करना है। जैसे फायर इंश्योरेंस है तो आग लगाना क्या मेरा काम है? क्या परफॉर्मेंस मुझे करनी है आग लगाने की? जवाब है नहीं, वो तो कोलैटरल इवेंट है। हो गया तो हो गया, बट क्या मुझे परफॉर्मेंस करनी है? क्या आग मुझे लगानी है क्या जाके? जवाब है नहीं, तो वो कोलैटरल इवेंट होता है। ठीक है, फिर इसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं? तो हमने बोला परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। अगर कोई फ्यूचर में इवेंट होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड होता है परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद हमने बोला द इवेंट रेफर टू इज कोलैटरल इवेंट। तो यहाँ जो इवेंट होता है वो कैसा इवेंट होता है? कोलैटरल इवेंट होता है, कनेक्टेड इवेंट होगा। ठीक है, द कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। तो ये जो कंटिंजेंट इवेंट होगा ये सिर्फ विल नहीं होनी चाहिए प्रोमिसर की। मतलब मैं आपको पैसे दे सकता हूँ बट मेरी मर्जी, मेरे को जब अच्छा लगेगा तब मैं आपको पैसे दूंगा, ये क्या हो गया? ये मेरी विल पे कंटिंजेंट है। तो बेटा इसको क्या आप लोग कंटिंजेंट बोलोगे क्या? एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। अगर आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा तो एक चीज याद रखना, द इवेंट मस्ट बी व्हाट? कंटिंजेंट, सॉरी क्या होना चाहिए? अनसर्टेन होना चाहिए। अगर तुम्हारा इवेंट ही सर्टेन होगा तो वो कभी भी क्या नहीं बना सकता? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। फिर बाद में हम लोग देख रहे थे रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट। तो मुझे एक बात बताओ, रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट में आपने क्या देखा? तो हमने सबसे पहले देखा था कंटिंजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग। ओके, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है किसी इवेंट के हैपन होने पे, तो अगर वो इवेंट हैपन हुआ तो वैलिड, और हैपन होने से इम्पॉसिबल हो जाए तो वो वॉइड बनेगा। जैसे एक शिप अगर रिटर्न आ जाए तो फिर मैं आप लोगों को पैसे दूंगा। ठीक है, एक शिप रिटर्न आई तो मैं आपको पैसे दूंगा, तो ये शिप के आने पे मतलब इवेंट के हैपनिंग पे डिपेंडेंट है। तो अगर शिप आई तो मैं आपको पैसे दूंगा, और अगर शिप का आना इम्पॉसिबल हो जाए, माने शिप लेट से डूब गई, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइड, अनइन्फोर्सेबल बनेगा। तब मुझे आप लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे जाके देखा वेयर द इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन इवेंट नॉट हैपनिंग। कोई इवेंट हैपन ना हो तो अगर उस पर डिपेंडेंट होगा तब हमारी क्या सिचुएशन होगी? तो अगर वो इवेंट हैपन होने से इम्पॉसिबल हो जाए तो वैलिड, और अगर इवेंट हैपन हुआ तो अनइन्फोर्सेबल वॉइड बनेगा। जैसे कोई शिप रिटर्न न आए तो मैं आपको पैसे दूंगा, कोई शिप अगर रिटर्न नहीं आई तो मैं आप लोगों को क्या दूंगा? पैसे दूंगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना, अगर वो शिप रिटर्न आ गई तो मैं आपको पैसे देने नहीं वाला, तो वो अग्रीमेंट
अनइन्फोर्सेबल हो गया या मैं बोलूँगा वॉइड बन गया, लेकिन शिप का आना इम्पॉसिबल हो जाए, लेट से वो डूब गई, तो फिर मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, तब वो वैलिड रहेगा। ओके, इसके लिए आप लोग वो मेरा जो चार्ट मैंने आपको दिया था वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, उससे और आपको आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल इफ इट इज कंटिंजेंट अपॉन कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन। किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट पे अगर डिपेंडेंट होगा तो वो सीज टू बी इनफोर्सेबल होगा। इन शॉर्ट इट विल नॉट बी एनफोर्सेबल वन। ठीक है, लेकिन कब? व्हेन दैट लिविंग पर्सन डज समथिंग टू मेक द इवेंट और कंडक्ट एज इम्पॉसिबल। जब वो जो पर्टिकुलर बंदा है वो ऐसा कोई एक्ट कर देता जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बताना, वो कंडक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे ए ने पे करना था बी को, अगर बी सी से शादी करे तो, बट सी ने डी के साथ में ही शादी रचा ली, तो मेरे को बताओ बी और सी की शादी हो सकती है क्या? जवाब है नहीं। तो कंडक्ट पे डिपेंडेंट था और उस बंदे ने कंडक्ट ही ऐसा किया जिससे अग्रीमेंट अपने आप में क्या हो गया? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो ये तब क्या बनेगा? वॉइड बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे गए। आगे जाके हम लोगों ने देखा कि अगर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम, अगर फिक्स टाइम में कोई इवेंट हैपन होता है तो वो क्या बनने वाला? वैलिड बनेगा। ओके, हैपनिंग पे डिपेंडेंट है और वो हैपनिंग भी ऐसे वैसे नहीं होना, कुछ एक स्पेसिफाइड टाइम में होना। ओके, जैसे शिप अगर रिटर्न आती है 1 साल के अंदर तो मैं आप लोगों को पैसे दूंगा। तो अगर शिप रिटर्न आ गई 1 साल में, मतलब हैपनिंग हो गया विद इन स्पेसिफाइड टाइम, तो मैं आपको पैसे दूंगा। बट अगर शिप 1 साल में रिटर्न नहीं आई, मतलब हैपनिंग नहीं हुआ इन दैट स्पेसिफाइड टाइम, तो क्या मैं आपको पैसे दूंगा? जवाब है नहीं। अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब 1 साल के अंदर ही शिप का आना इम्पॉसिबल हो जाए, मतलब शिप डूब गई, तो क्या मैं आपको पैसे दूंगा? जवाब है अभी भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अब इम्पॉसिबल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? वॉइड। ठीक है, उसके बाद कंटिंजेंट अपॉन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। एक फिक्स टाइम में इवेंट हैपन नहीं हुआ तो वैलिड रहेगा। जैसे शिप अगर रिटर्न न आए 1 साल के अंदर तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो शिप आ गई तो वो वॉइड बनेगा, शिप नहीं आई तो वैलिड बनेगा। या फिर 1 साल के अंदर शिप का आना इम्पॉसिबल हो जाए तो भी वो क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट पे कंटिंजेंट होगा तो वो हमेशा हमेशा क्या बना रहेगा बताना? वॉइड ही बना रहेगा। इज दैट क्लियर? इसके लिए मैं तो एक ही बात बोलूंगा, आप वो डायग्राम रेफर करना, उससे आपको जल्दी से समझ में आएगा। ओके, उसके बाद कंटिंजेंट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली बात यहाँ पे होता है मीनिंग। ओके, मीनिंग का यहाँ पे क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। फिर उसके बाद में आता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ओके, बट मैंने जैसे बताया आपको, ये जो पॉइंट है वो अपने आप में थोड़ा सा गलत जाता है, तो आप एग्जाम में भी इसको अवॉइड कर सकते हो लिखने के लिए। लिख भी दोगे तो सजेस्टेड तो वैसे ही आते हैं, ये मॉड्यूल का ही कॉपी पेस्ट करके आते हैं, बट कंसेप्चुअली देखा जाए तो थोड़ी सी गलती है। क्या? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस कैसे नहीं होता? अरे भाई, आप प्रीमियम दोगे, कल चल के अगर वो कंटिंजेंट इवेंट हैपन हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी लेट से आपको प्रीमियम देगी। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस तो है ना भाई। ओके, वेजरिंग में कौन सा रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता? ये अलग टाइप का रेसिप्रोकल। ये मतलब क्या? ये तू जीता तो मैं पैसे दूंगा और तू हारा तो तू मुझे पैसे देना। तो ये टाइप का रेसिप्रोकल प्रॉमिस वो बताने की कोशिश कर रहा है। बट एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस किसको बोलते बच्चों? जब आप कुछ परफॉर्मेंस करोगे और सामने वाला भी आपके लिए परफॉर्मेंस करता है। ओके, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जैसे आपने कंसिडरेशन में देखा, आप मुझे कुछ दोगे, मैं आपको कुछ दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, बट ठीक है, जो भी बोला है जैसे बोला है सुन लो। अनसर्टेन इवेंट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट कोलैटरल होता है। ओके, मतलब कनेक्टेड इवेंट होता है, जबकि वेजरिंग में वो कोर इवेंट होता है, मतलब उसके अलावा आपका वेजरिंग एग्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नेचर का नहीं होता। ओके,
हाँ, लेकिन वेजरिंग जरूर क्या होता है, कंटिंजेंट इन नेचर, क्योंकि वेजरिंग पे डिपेंडेंट है हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे, है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होता है, बट वेजरिंग में सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट नहीं होता। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लूज ऑन गेन, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी, यहाँ कोई जीत हार की बात नहीं होती, जबकि आपके वेजरिंग में जरूर ये पॉइंट होता है जीत हार का, विन और लूज का। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज वैलिड, तो वेजरिंग अग्रीमेंट इज व्हाट, वॉइड। वेजरिंग क्या होते हैं, हमेशा वॉइड बन जाते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश। ठीक है, मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप इसमें से गिनती के अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेना। देखो ये मीनिंग का पॉइंट बेस्ट है, ये देखो मैं आपको पहले भी बोला, अगर ये आता भी है डिस्टिंग्विश तो 4 मार्क्स से ऊपर नहीं आता, तो आप लोग को 4 पॉइंट तो भी एटलीस्ट लिखने पड़ेंगे, या आप सेफर साइड के लिए 5 याद रख लो, क्योंकि एक आधा वहां जाके हम लोग भूल जाते हैं। तो बेस्ट पॉइंट सिलेक्ट करो लिखने के लिए, ये मीनिंग का अनडिस्प्यूटेबल पॉइंट होता, तो आप ये अच्छे से याद करना। फिर उसके बाद में ये अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट, आप ये बता सकते हो कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट कोलैटरल होता और यहाँ पे कोर फैक्टर होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सबसे और अच्छा अगर मैं बोलूँ आपको पॉइंट, तो देखो ये भी आ सकता है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ या सॉरी इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट नहीं होता, तो यहाँ सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट यहाँ सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होता है। फिर लूज और गेन, ये वाला भी पॉइंट डाल सकते हो, और फिर वेजरी कॉन्ट्रैक्ट इज गेम ऑफ लूजिंग एंड गेनिंग, ये भी डालेंगे। और इफेक्ट, ये वैलिड होता है, ये वॉइड होता है, तो 1 2 3 ऊपर के 2 5, ये 5, और फिर ये भी आप याद रख सकते हो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट इज नॉट वेजरिंग इन नेचर, बट वेजरिंग हमेशा क्या होता है बताना, कंटिंजेंट इन नेचर होता है। तो इतने 5-6 पॉइंट अगर आप अच्छे से याद कर लो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में आ गए थे, ये भी काफी जरूरी होता है। तो हमने देखा था कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या होते हैं बच्चों, तो हमने बोला कि भाई कॉजी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, ये पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, बट लॉ ने आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस इंपोज करे हुए हैं, उन ऑब्लिगेशंस को आपको क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाट द कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज। यहाँ पे कोई प्रॉपर ऑफर नहीं होता, कोई प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं होता, कोई बात नहीं होती, बट स्टिल हम लोग इसको क्या मान के बैठते, हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट मान के बैठते। और हमने ये भी बोला कॉजी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। और यहाँ पे एक मैक्सिम दिया है क्या, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ द अनदर पर्सन्स लॉस, किसी दूसरे पर्सन के लॉस पे कोई बंदा रिच नहीं होना, मतलब इसका शॉर्ट है, आपको बेनिफिट नहीं होना किसी दूसरे के कॉस्ट पे, मतलब दूसरा खर्चा कर रहा है और आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मैक्सिम पे आपका कॉजी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनता है, और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, ये बात भी याद रखना। यहाँ पे ये चुटर मुटर एग्जाम्पल है, मैं तो बोलता हूँ इनको मारो गोली और आओ यहाँ पे क्या, रिलेशंस आर कॉल्ड कॉजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब यहाँ देखो फीचर्स क्या देखे थे हमने, यहाँ पे राइट टू मनी होता है ना, यहाँ पे एक बंदे को राइट टू मनी होता है, हाँ, लेकिन ऑलवेज लिक्विडेटेड मनी का ही राइट नहीं होता, मतलब सिर्फ पैसा ही मिलेगा ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि आपको कोई गुड्स भी मिल जाए, ये अग्रीमेंट से कभी अराइज नहीं होता, ये तो लॉ थोपता है, इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। बात समझ में आ गई। फिर थर्डली द राइट विच इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट द ऑल वर्ल्ड, आपको पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट नहीं मिलता, लेकिन आपको किसी पर्सन के अगेंस्ट राइट मिलता है। बात समझ में आ रही है आपको, तो ये सब हो जाएगा आपका कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की बात। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐसे केसेस देखने चालू करे जिनको हमारे इस पर्टिकुलर एक्ट में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। ओके, सबसे पहला क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, सेक्शन 68। ओके, देखो बच्चों, हम लोग यूजुअली पहले क्या करते थे, पहले अपन बोर्ड पे पढ़ लेते थे, मतलब मैं आपको विदाउट बुक पढ़ाता था बोर्ड पे, ठीक है, और फिर जब हम रिवीजन करते तो हम बुक में पढ़ते थे,
बट क्योंकि ये यूनिट हमने बुक में से ही पढ़ के निकाला तो मैं वापस आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपकी अब रिवीजन कराऊंगा। ओके, पहले अपन बोर्ड पे करते थे तो वो सिंपल लैंग्वेज में होता था, फिर अपन मॉड्यूल की लैंग्वेज पढ़ते थे, है ना, ये नॉर्मली अपना रिवीजन का तरीका होता था। बट क्योंकि आपने ये पढ़ा ही मॉड्यूल से है तो फिर मैं रिवीजन सिंपल टर्म्स में कराऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में कराऊंगा, जो आप लोग लिख सकते हो, है ना। देखो, क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन्स इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, इफ देयर इज अ पर्सन हु इज इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक कोई बंदा है जो इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो अगर किसी बंदे ने उसको नेसेसरीज सप्लाई करी है, किसी बंदे ने उसको नेसेसरीज सप्लाई करी है फॉर हिज कंडीशन ऑफ लाइफ, वो लाइफ में जहां पे है वहां उसको जो चीजें नेसेसरी बोल के लगती, तो वो अगर सप्लाई करी है किसी बंदे ने, और किसको सप्लाई करी है, कोई इनकैपेबल पर्सन को, जैसे अनसाउंड माइंड हो गया, जैसे माइनर हो गया, इनको अगर सप्लाई किया जाए तो फिर क्या होगा बच्चों, क्या हम इनसे रिकवरी कर सकते हैं? पर्सनली रिकवर नहीं कर सकते, हाँ, बट उनकी प्रॉपर्टी से रिकवरी जरूर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप उनके प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी से रिकवरी करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा क्या, कि आपने उसको गुड्स सप्लाई करे थे, माइनर को या लुनेटिक को, और दूसरा कि वो उसको सुटेबल भी थे, उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वो नेसेसरीज, तभी जाके आप लोग उससे क्या कर सकते हो, रिकवरी कर सकते हो। उससे मतलब किससे, उसकी प्रॉपर्टी से। इज दैट क्लियर? ये था पहला पॉइंट। फिर इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे गए, आगे जाके हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन में मैंने आपको क्या बताया, जैसे अपना वो हॉल है, ठीक है। अब वो हॉल मैंने जैसे बताया स्पॉट एकदम बढ़िया है, तो दूसरी बात ये है, अगर वो पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड क्या करता है, पेमेंट नहीं करता है टैक्सेस का, जो गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्सेस देने हैं उसका पेमेंट नहीं कर रहा है सॉरी, और अगर गवर्नमेंट या मैं बोलूंगा कलेक्टर उसको बेचने के लिए निकाल रहा है, ओके, उस पर्टिकुलर हॉल को, तो आपको नहीं लगता मेरे भी पेट पे लात गिरेगी, मेरे लिए तो अच्छा स्पॉट था ना भाई। तो मैंने क्या किया, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड फॉर टेकिंग द क्लासेस इन दैट पर्टिकुलर हॉल, तो मैंने क्या किया, मैंने उस भैया के बिहाफ पे पेमेंट कर दिया प्रॉपर्टी टैक्सेस का। तो मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल में पेमेंट किसने देना चाहिए था, वो भैया ने पेमेंट करना चाहिए था, बट कौन पेमेंट कर रहा है, मैं पेमेंट कर रहा हूं। क्या मैं रिकवरी कर सकता हूं क्या? जवाब है जी हाँ, यू कैन मेक द रिकवरी ऑफ इट, आप लोग उसकी रिकवरी कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, देखो, तो भाई पेमेंट अगर इंटरेस्टेड पर्सन ने करी तो ही इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर, वो दूसरे से रिकवरी करा के ले सकता है। ओके, ये हमने सेकंड पॉइंट देखा। उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा है जिसने किसी दूसरे बंदे को नॉन ग्रेटिट्यूअसली कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी है या कोई गुड्स डिलीवर किए हैं, नॉन ग्रेटिट्यूअसली मतलब फुकट में नहीं दिया, इंटेंशन नहीं था फुकट में देने का, ओके, एंड उस सामने वाले बंदे ने वो बेनिफिट भी अवेल किया, ही गॉट द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, उसको बेनिफिट मिला। अब सवाल ये, अगर उसने बेनिफिट एंजॉय कर लिया और इसने नॉन ग्रेटिट्यूअसली प्रोवाइड किया था, तो क्या उस बेनिफिट लेने वाले बंदे ने कॉम्पेंसेशन नहीं देना चाहिए बंदे को? तो जवाब है देना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आ रही है? यू विल हैव टू पे द कॉम्पेंसेशन टू हिम, ठीक है। तो ये बात हमने देखी। फिर इसके बाद इसमें ही एक पर्टिकुलर केस लॉ भी हमने देखा, दैट श्यामलाल का, अरे याद आ रहा है क्या बच्चों आपको? वो हमने श्यामलाल का एक पर्टिकुलर यहाँ पे केस लॉ देख के रखा था। तो अकॉर्डिंग टू दैट केस लॉ आपने यहाँ पे क्या सीखा बच्चों? हमने केस लॉ के हिसाब से सीखा था कि एक श्यामलाल नाम का बंदा था जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट ने उसको रिटायर करने का ऑर्डर निकाला। फिर बंदे ने क्या किया, बंदे ने सीधे रिट पिटीशन फाइल किया था हाई कोर्ट में, और अकॉर्डिंगली उसने ये स्टेट कर दिया, ये बात बोल दी कि भाई देखो,
ये पर्टिकुलर बंदों ने मुझे क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने मुझे क्या कर दिया, जॉब से निकाला है। तो फिर अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट ने क्या किया, स्टे ऑर्डर दिया, इंजंक्शन का ऑर्डर दिया। ओके, लेकिन फिर मीनवाइल गवर्नमेंट ने उसको रीइंस्टेट कर दिया, जॉब पे वापस लगाया, उसको सैलरी पे करी, बट पैसे मतलब लेकिन उसको पैसे तो दे दिए बट कोई काम नहीं दिया। और उसके बाद इस पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है, इन्होंने वापस से अपील करी और अपील हायर कोर्ट में करी जाती है। तो लेट से उन्होंने अपील करी है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। फिर हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको कोई सैलरी देने की अब जरूरत नहीं, या मैं बोलूंगा इनकी रिटायरमेंट हो जानी चाहिए। ऐसा जजमेंट किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने ये भी बात बोली कि देखो हमने इसको फुकट के सैलरी दी, हाई कोर्ट ने जैसे ही बोला, ऑर्डर दिया कि इसको वापस लगा लो, तो हमने इसको वापस लगाया, बट इससे हमने कुछ काम नहीं कराया, इसको हमने फोकट में पैसे दिए। तो आप एक काम करो, इससे हमारी सैलरी वसूल कराओ। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, हाँ तुमने काम नहीं किया ना, तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा। एंड अकॉर्डिंगली उसको क्या नहीं दिया गया, पैसा नहीं दिया गया। ओके, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स। तो बेटा जो फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स होता ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या, गुड्स को ऐसे होल्ड करने की जैसे कि एक उसके ही गुड्स है, या मैं बोलूंगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है जैसे कि वो बेली हो। बेली कौन होता है, जिसको सिर्फ पोजेशन मिलता है गुड्स का, नॉट दी ओनरशिप। जैसे आपकी गाड़ी खराब होती है, आपने किसी को जाके गाड़ी दी, मैकेनिक को गाड़ी दी है, तो वो मैकेनिक क्या बना, बेली। ओके, तो मुझे एक बात बताना, ये जो आपका फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स होता, तो इसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो नंबर 1, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। जो नॉर्मल होशियारी वाला इंसान जैसे उस प्रॉपर्टी का केयर करता, वैसे ही किसने केयर लेनी चाहिए, आपके उस फाइंडर ने। दूसरा, नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स। उस गुड्स को उस बंदे ने क्या नहीं करना चाहिए, अप्रोप्रिएट नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद, टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज नॉट फाउंड। अगर ओनर नहीं मिला तो वो गुड्स को क्या करना चाहिए, रिस्टोर भी कर देना चाहिए। या इफ फाउंड मतलब सॉरी, जब ओनर मिल जाए तो गुड्स को रिस्टोर कर देना चाहिए। अगर आपके सामने ओनर आ गया तो आप क्या उसको बोलोगे, भाग यहाँ से, मैं गुड्स देने नहीं वाला? जवाब है नहीं, आपको उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, उसको वापस देना पड़ेगा। ठीक है, हॉलिंस वर्सेस हाउलर LR एंड HL का एक केस लॉ हुआ था, अगर आपको याद हो तो मैं आपको वापस से याद दिला देता हूँ कि इस केस लॉ में हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या क्या देखा था। तो बेटा देखा कुछ नहीं था, सिंपल सी बात थी। एक H नाम का बंदा था, उसको F के शॉप में डायमंड मिला। उसने पहले देखा यहाँ वहाँ, कोई नहीं मिला। बंदे ने वो डायमंड F के पास दे दिया, उसको बोला भाई ट्रू ओनर ढूंढ लेना, आ जाए मिल जाए उसको वापस दे देना। कुछ हफ्तों के बाद चक्कर मारी H ने F के शॉप पे, फिर बोला वो मिला क्या कोई ट्रू ओनर? तो F बोलता है भाई मैंने बहुत एफर्ट्स लिए बट मेरे को कोई ट्रू ओनर नहीं मिला। तो H ने क्या किया, जेब से कुछ पैसे निकाले, उसको दे दिए और बोला देखो तुमने इतने दिन तक मेंटेन किया ना इस डायमंड को, इसको संभाल के रखा ना, तो ये लोग पैसे और डायमंड दो मेरे को। F खौला, F बोलता है भाई ऐसे कैसे, तेरे को दे देना। तो केस गया कोर्ट में, या कोर्ट में केस जाता है। कोर्ट ने क्या बोला, भाई जो ओरिजिनल फाइंडर ऑफ गुड्स होता है, मतलब जिसको रियलिटी में गुड्स मिले, तो ही विल हैव राइट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। उसको पूरे विश्व के खिलाफ, पूरे दुनिया के खिलाफ राइट है एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। तो पहला राइट उसका खुद का रहेगा, ओरिजिनल फाइंडर का रहेगा। ओके, हाँ अगर ट्रू ओनर मिल जाए तो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, बट ट्रू ओनर ना मिले तो उस पर राइट किसका रहेगा, ओरिजिनल फाइंडर का रहेगा। ओके, तो ये कोर्ट का भी लैंडमार्क जजमेंट आया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। अगर आप मनी किसी को गलती से पे कर रहे हो या कोर्जन के अंदर पे कर रहे हो ना बच्चों, तो वो आपको रिटर्न करनी पड़ती है। ठीक है, दैट विल हैव टू बी रिटर्न बैक। ओके, तो इसमें हमने बहुत देखा था, अगर म्यूनिसिपैलिटी को आप लोग गलती से कोई टैक्स पे कर देते हो एक्सेस अमाउंट, तो म्यूनिसिपैलिटी ने क्या करना चाहिए, वो रिटर्न करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको ये एक बात बोला था, मनी पेड अंडर कोर्जन। कोर्जन आपके ऊपर हुआ तो आपने सामने वाले को पैसे दिए तो वो भी रिटर्न मांग सकते हो क्या, मांग सकते हैं। फिर वो एक बड़ा बहुत ही खतरनाक केस लॉ हुआ था
त्रिकम दास वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो बंदा विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहा था ट्रैम कार में, तो उसको पकड़ा गया, उसको 5 रुपए का पेनल्टी माना, लेकिन बंदे ने दिया क्या, नहीं दिया, उसने उल्टा केस फाइल कर दिया और बोला कि भाई मेरे को एक्सटॉर्ट करके इन लोगों ने क्या किया है, वसूली की है। तो उसको क्या हो गया बताना, वापस से पैसे मिले। ठीक है, तो अब देखो यहाँ मेरे को पार्थ ने एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन पूछा। वो बोलता है भाई सर देखो अभी मैं बिना मास्क के डबल सीट जा रहा हूँ बोले गाड़ी पे, ओके, पुलिस मार के मेरे से पैसा वसूल कर रही है। मैं आपको फिलहाल सिचुएशन बताता हूँ आज के डेट की। एक तो सबसे पहली बात, तुम डबल सीट जाओगे तो भाई सूझ जाओगे, इतना तो पक्का है, ओके। पुलिस देखेगी, पीछे से डंडे मारेगी, ये सबसे पहली बात। बट जब डंडे मार लेती है ना, तो थोड़ा मुश्किल से ही देखो, मुश्किल से ऐसा देखने को मिलेगा कि आपसे फाइन भी लेगी। फाइन लेना है, रुका देती है, वो ले लेती है, बट उसको भी मारो गोली। एक्चुअल में देखा जाए तो इस केस लॉ के हिसाब से कोर्जन करके कोई पेनल्टी वसूल नहीं कर सकता, और अगर करता है तो फिर डेफिनेटली आप लोग उससे रिकवरी कर सकते हो, ये बात आप लोग ख्याल रखना। बट मेरे को एक बात बताओ, ये यहाँ के अपने जो छपरी जो भी होगा, यहाँ के पुलिस के वगैरह के जो फाइन होती है, कितने की फाइन होती है, 200, 300, 400, 500 रुपए। आप मेरे को एक बात बताओ, वो 500 रुपए के फाइन के लिए क्या आप लोग कोर्ट में फाइल करोगे केस? आपको पता है कोर्ट में तारीख पे तारीख चलती है, सुने तो हो गई आपने डायलॉग, तो क्या आप उतने के लिए कोर्ट में जाओगे क्या? जवाबे नहीं जाएंगे, ओके। हाँ, लेकिन जाते हो जरूर जीतोगे। अरे भाई लेकिन आप जब लॉयर हायर करोगे, वो लॉयर की ही फीस कितनी होती है, तो क्या आप 500 रुपीज के लिए जाओगे क्या? जवाबे नहीं। हाँ, बट जाओगे तो इस पर्टिकुलर केस लॉ का आप रेफरेंस दे सकते हो एंड यू कैन विन द केस, क्योंकि कोर्जन करके कोई पेनल्टी वसूल नहीं कर सकता, ये बात समझ के लेना। और फिर हम लोग और थोड़ा सा आगे आए और आगे जाके हम लोगों ने देखा कि डिफरेंस बिटवीन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, मैं तो ये पहले से बोल रहा हूँ। यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, कहाँ पे? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ प्रेजेंट होता है। दूसरा ऑब्लिगेशन, तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन जो होता है ना, जो परफॉर्मेंस करनी पड़ती है ना, ये लॉ इम्पोज करता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज ऑब्लिगेशन भी इम्पोज किए जाते हैं, ओके। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर छोटा सा यूनिट। इसकी रिवीजन भी हमने विद इन 27 मिनट या 28 मिनट में हमने क्या कर लिया, सारा कुछ रिवाइज कर लिया, ओके। तो आज ही मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बना के डाल दूंगा। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो फिर तुम्हारा ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ओके। आज या कल मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सब मिल जाएगा, ओके। सो कीप ऑन स्टडिंग, थैंक यू।